टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अभिभाषण के बाद पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। यूपी बना आपको बता दें बोटल नेक से ब्रेक थ्रू स्टेट। हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार, संवाद से निकलेगा समाधान। यूपी विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत। विपक्ष ने SIR और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम का आयोजन। मंच से विशाल जनसभा को किया संबोधन। सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बाराबंकी में हत्या अभियुक्त सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के दौरान चकमा देकर भागा था अभियुक्त। 2 दिन पूर्व कोर्ट नंबर 2 में हत्या अभियुक्त की पेशी थी। और कानपुर में महाकाल एक्सप्रेस पर अराजक तत्वों ने चलाए ईंट पत्थर। यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन के अंदर का वीडियो वायरल। पत्थरबाजी से ट्रेन के शीशे टूटे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम खबर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा में शामिल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के विभागीय अधिकारी। ACS अनुराग श्रीवास्तव व MD राजशेखर इस दौरान मौजूद रहे। समीक्षा में शामिल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के विभागीय अधिकारी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की। ACS अनुराग श्रीवास्तव और MD राजशेखर मौजूद रहे। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा मंत्री स्वतंत्र देव ने की है। समीक्षा में शामिल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के विभागीय अधिकारी। आपको बता दें ACS अनुराग श्रीवास्तव व MD राजशेखर भी मौजूद रहे। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26। 8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था। 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 2024 से 25 में पहुंची 30.25 लाख करोड़ के पार। 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है ये इकोनॉमी। बजट से पहले प्रस्तुत की गई है प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। तो पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में पहुंची है। डबल डिजिट की ओर पहुंच रही है। 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। 16 लाख करोड़ से चलकर अब 36 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने को तैयार है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26। 8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी है यूपी की अर्थव्यवस्था। और अगली खबर जनपद औरैया से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हादसा हुआ है। ज्ञात वाहन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। इस दौरान ऑटो सवार 2 महिला यात्री गिरी हैं, गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सड़क पर पलटे ऑटो से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान मदद के लिए दौड़कर मौके पर पहुंचे राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। सदर कोतवाली के नवीन मंडी समिति के पास यह हादसा हुआ है। तो जनपद औरैया से खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर पलटे ऑटो से यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। मदद के लिए दौड़े राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। मथुरा से अहम खबर है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ है। गिरिराज गोवर्धन की शरण में पहुंचे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान। गिरिराज दर्शन कर परिक्रमा भी लगाएंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक शादी समारोह में भी शामिल होने पहुंचे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधू को उन्होंने आशीर्वाद दिया।
गिरिराज गोवर्धन की शरण में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गिरिराज दर्शन कर परिक्रमा भी लगाई शिवराज सिंह चौहान ने। एक शादी समारोह में भी शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, मांगे मानने पर छात्र छात्राओं ने खत्म किया प्रदर्शन। महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में खत्म हुआ प्रदर्शन। मांगे पूरी करने के लिए प्रबंधन ने जारी किया था नया आदेश। 31 मार्च तक लागू रहेगा, जारी किया गया नया आदेश। बिठूर के मंदना में संचालित है इंजीनियरिंग कॉलेज। शिक्षकों और छात्रों के बीच चल रहा था विवाद। मांगे पूरी करने के लिए प्रबंधन ने जारी किया नया आदेश। 31 मार्च तक लागू रहेगा, जारी किया गया नया आदेश। बिठूर के मंदना में संचालित है इंजीनियरिंग कॉलेज। शिक्षकों और छात्रों के बीच चल रहा था विवाद। अभी विवाद थम चुका है। मांगे मानने पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन खत्म किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और यह अहम खबर है, पीड़िता शालिनी की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। एडीजी जोन व डीआईजी रेंज कानपुर ने दिए हैं जांच के निर्देश। पीड़िता ने लगाया था अमानत में खयानत का आरोप। अटसू के कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक को ठहराया था आरोपी। पीड़िता शालिनी को न्याय मिलने की बंधी उम्मीद। अटसू के कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक को ठहराया था दोषी। एडीजी जोन व डीआईजी रेंज कानपुर ने दिए जांच के निर्देश। पीड़िता ने लगाया था अमानत में खयानत का आरोप। अटसू के कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक को ठहराया था दोषी। और यह अहम खबर, पीड़िता शालिनी की शिकायत का लिया संज्ञान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, चाइनीज मांझे की धरपकड़ को ड्रोन निगरानी अब शुरू हुई है। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने चलाया सर्च अभियान। एसीपी चौक और राजकुमार सिंह अभियान में शामिल रहे। ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह भी मौजूद रहे। रूमी गेट चौकी से आसपास इलाकों में उड़ाया गया ड्रोन। पतंग और पतंगबाजों को ड्रोन से किया जाता रहा सर्च। मॉनिटर में बड़ी संख्या में दिखाई दिए पतंगबाज। पतंगबाजों को तलब कर पुलिस करेगी पूछताछ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित 5 मज़ारों को दूसरा नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 23 जनवरी को जारी पहली नोटिस का जवाब न्यू ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट परिसर में स्थित एकमात्र मज़ार कमेटी ने दिया, जिसमें देश की आज़ादी 1947 से पहले से मज़ार स्थित होने का दावा किया गया है। वहीं क्वीन मैरी हॉस्पिटल, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू बॉयज हॉस्टल, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट व शताब्दी फेज 2 हॉस्पिटल परिसरों में बनी मज़ारों की कमेटियों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। इन 5 मज़ार कमेटियों को अब 28 फरवरी तक केजीएमयू के कुल सचिव के सामने अपना जवाब देना होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी को सुंदर और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। आज नगर निगम मुख्यालय में महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में अभियंत्रण विभाग की एक हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और चल रहे प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने पर कड़ा मंथन किया गया है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अब कार्यों की पारदर्शिता के लिए थर्ड पार्टी जाँच अनिवार्य कर दी गई है। सड़क निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ने या पैचवर्क में लापरवाही बरतने पर महापौर ने नाराजगी जताई। अब कार्यों की पारदर्शिता के लिए थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य कर दी गई। सड़क निर्माण कार्यों को अधूरा छोड़ने पर, पैचवर्क में लापरवाही बरतने पर महापौर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी अधिशासी अभियंताओं को सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण
कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। शहर को जलभराव से बचाने के लिए नालों की मरम्मत, उनकी ढकान और मानसून पूर्व सफाई पर विशेष फोकस करने को कहा है। विकास योजनाओं में देरी करने वाले या घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने तक के संकेत दिए गए। अगली खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी इलाके में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के विरोध में आत्मदाह का प्रयास करने वाले अहमद बर्तन वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए, जिनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। टीन सेट पर चढ़कर स्वयं पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने का प्रयास करने वाले अहमद को बचाते हुए अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने सीढ़ी लगाकर घर के अंदर मौजूद अन्य लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मकान खाली कराकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू करा दी। संभल में पुलिस ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना नखासा क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से फर्जी वसूली गिरोह में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत नखासा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ग्राम अख्तियारपुर तगा निवासी व्यक्ति को धमकाकर 2 करोड़ रुपए की कथित काले धन का हवाला देते हुए 12% यानी 24 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आरोपी ने इनकम टैक्स विभाग का फर्जी नोटिस दिखाकर कार्रवाई से बचने का झांसा दिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला सही पाए जाने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहित उर्फ प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम निवासी ग्राम टिल्लूपुरा थाना नखासा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कल दोपहर के समय पुलिस नखासा को सूचना मिली कि एक मोहित नामक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का अधिकारी बनके अख्तियारपुर गांव में सीसपाल नामक किसान के घर पे आया और उसको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का अवैध धन है और मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर होने के नाते आपको ये नोटिस देता हूं और आप इसमें से 12% की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप जो करीबन 24 लाख रुपए हैं वो मुझे जमा कराएं। नोटिस देखने के बाद में और किसान को अपनी हालत समझने के बाद में उसको पता भी है कि वो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसके पास। इस तरीके की सूचना पे उसने थाना नखासा को सूचना दी। तुरंत तब तक उसने अपने व्यक्ति को कन्वर्सेशन में एंगेज करके रखा। थाना नखासा की पुलिस मौके पे आई। नोएडा शहर के सेक्टर 5 स्थित बारात घर में आज हजारों किसानों और स्थानीय निवासियों का मजमा लगा दिखाई दिया। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। नोएडा के डूब क्षेत्र में रह रहे लाखों परिवारों के लिए बिजली का कनेक्शन एक बड़ा सपना बन गया है। किसानों का आरोप है कि डूब क्षेत्र में करीब 2 लाख कामगार वर्ग स्थानीय निवासी सालों से बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। कई बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन और बिजली विभाग ने उन्हें मूलभूत सुविधाओं और बिजली पानी से वंचित रखा है। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर स्थित राजा नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत मामले की जांच करने एसीएमओ डॉक्टर रमित रस्तोगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नर्सिंग होम में बारीकी से निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से संचालित एनआईसीयू को अपनी मौजूदगी में सील किया। साथ ही कई जरूरी दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। डीसीपी वेस्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सीएमओ द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये राजा नर्सिंग होम है थाना क्षेत्र बिठूर में। वहाँ पर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। जो इनिशियल जो बातचीत जो पता चलता है वो ये था कि एक शालू निषाद नाम की एक महिला है जो कि प्रसव हेतु जिनको कल नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया था। यहाँ पर लगभग 4:30 बजे एक बच्ची का जन्म होता है और फिर उसमें चूँकि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जीवन रक्षा हेतु उसको एनआईसीयू में भर्ती कराया जाता है। और वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण
शॉर्ट सर्किट होती है, उसमें आग लगती है, जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें निकल के आई हैं, आग लगती है जिस कारण से बच्ची की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी शहर के व्यस्त इलाके सीफरी बाजार पुल के नीचे आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि कार सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका और देखते ही देखते गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक झांसी के मिशन कंपाउंड के रहने वाले नितिन अपनी कार से ऑफिस के काम से दतिया साइड पर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार सीफरी बाजार पुल के नीचे पहुंची, अचानक गाड़ी बंद हो गई। नितिन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की ही थी कि इंजन से लपटें उठने लगी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में आग लगने के तुरंत बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी आवाज़ दूर दूर तक बताई जा रही। अब बताया गया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे। कार में आग लगते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। हालांकि शुरुआती जानकारी में कार सवारों की स्थिति को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई। और सिपरी बाजार में वो जो है केलाराम मिष्ठान भंडार के निकट इको कार में आग लगने की सूचना मिली तो हमारी सिपरी यूनिट द्वारा जाकर तत्काल आग को बुझाया गया। सर इसमें कोई जनहानि वगैरह कुछ नहीं, 3 लोग थे, वो तीनों लोग बाहर निकल गए, कोई जनहानि नहीं हुई। सब कुछ कारण मालूम पड़ता है कैसे आग लगी? पता नहीं, हम तो चल रहे थे, अपने आप गाड़ी बंद हुई, आग लग गई उसमें। धुआं निकलने लगा, हमें लगा गाड़ी चल रही है, डीजल है। हाँ, बोनट से धुआं निकल रहा। अच्छा, तो कितनी देर में आग पकड़ ली गाड़ी? 2-4 मिनट पकड़ लिया गाड़ी ने। कितने लोग कौन था गाड़ी? हम 3 लोग थे गाड़ी में, मैं चला रहा था। गाड़ी में धुआं देखा, गाड़ी बंद हुई, बोनट में धुआं आ रहा था। स्टार्टिंग में गाड़ी में बिल्कुल जरा से आग लगी थी जो कि कंट्रोलेबल थी। अगर यहाँ पे कोई पाइप किसी से मिल जाता तो ये गाड़ी की आग बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकती थी। बाकी जो ड्राइवर थे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बाल्टियों से आग को बुझाने का प्रयास काफ़ी किया, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे प्लास्टिक में आग पकड़ती गई, आग धीरे धीरे बड़ा स्वरूप ले लिया गया और फायर ब्रिगेड को आने में कुछ समय लगा, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान आज एटा जनपद के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर महिला सुरक्षा तक के विभिन्न पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर चौहान सबसे पहले मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने ओपीडी और विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से सीधे बात कर अस्पताल में मिल रहे उपचार और दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। महिला वार्ड में क्षमता से अधिक भीड़ और अव्यवस्था देखकर अध्यक्ष का पारा चढ़ गया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला मरीजों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जाए और विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। महिला चिकित्सालय में डॉक्टर बबीता सिंह चौहान एक अलग रूप में नजर आई। उन्होंने वहां आयोजित गोद भराई, अन्नप्राशन और कन्या जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नवजात बेटियों और गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। खामियों से शुरू न करें, अच्छाइयों से शुरू करें। मैं इससे 7 महीने पहले यहाँ आई थी तो मुझे सारी खामियाँ नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ किसी पेशेंट को रोका ही नहीं जाता था और यहाँ से रेफर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैंने देखा तो आज यहाँ कम से कम 2,500-3 हज़ार रोज ओपीडी हो रही हैं। और अभी मैं गायनी वाले डिपार्टमेंट में भी गई हूँ, वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और बल्कि अभी तो मैं इमीडिएट एक केस देख के आई हूँ वहाँ, जो इतना सीरियस केस था, जो इसका ऑपरेशन किया है अभी बच्चों को, और बच्चा भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवी बख्श सिंह का सोमवार को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम में दोपहर लगभग 12 बजे अंतिम सांस ली। वे पिछले 3 दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से उन्नाव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। देवी बख्श सिंह के राजनीति में एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम प्रधानी से की थी। वह बीघापुर तहसील के ग्राम कर्मी गढ़ेवा के प्रधान रहे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1991 में वह पहली बार उन्नाव लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1996 और 1998 में भी लगातार जीत दर्ज की। इस प्रकार वह 1991 से 1999 तक कुल 3 बार लोकसभा सांसद रहे।
आपको बता दें कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें राजनीतिक जीवन में हार का भी सामना करना पड़ा। वर्ष 1989 में उन्होंने प्रथम नगर पालिका गंगा घाट के चेयरमैन का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें रामशंकर पाल से पराजय मिली। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के दीपक कुमार से और 2004 में बहुजन समाज पार्टी के ब्रजेश पाठक से हार गए थे। परिजनों के अनुसार देवी बख्श सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से गहरा लगाव था। वे अटल जी की विचारधारा से प्रभावित थे और उनके साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। स्वजनों ने बताया कि एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी शुक्लागंज आए थे तो वे देवी बख्श सिंह को अपने साथ कानपुर के फूलबाग मैदान में आयोजित जनसभा में ले गए थे। पूर्व सांसद के निधन से उन्नाव की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। बांदा में आपको बता दें यूजीसी के विरोध में सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर सामान्य श्रेणी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां इस एक्ट के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से विरोधाभास करते हुए उनके खिलाफ शिक्षा से वंचित करने का यूजीसी एक्ट पारित किया गया। आपको बता दें, सवर्ण एकता के माध्यम से लोगों ने बताया कि इस यूजीसी एक्ट में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक पढ़ने वाले छात्रों के आपसी भाईचारे और मित्रता में फूट डालने का भी काम किया गया है, जिस पर ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग आसानी से करके सामान्य वर्ग के छात्रों का शोषण किया जाएगा। आज हमने यूजीसी 2026 के नया कानून जो बना उसके विरोध में आज माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। क्या खामियां हैं इस कानून में जो इसका इतना विरोध किया जा रहा है? इसमें खामियां बहुत सारी हैं, मगर प्रमुख मांग जो हमारी है वो यह है कि आपने सवर्ण समाज को जिस तरह शोषक वर्ग घोषित करके रखा है, हम ये चाहते हैं कि इस कानून में सुधार हो, सवर्ण समाज को अपनी बात कहने का अधिकार हो। जो झूठा मुकदमा अगर या कोई झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ जो जुर्माने का प्रावधान। ये जो केंद्र सरकार ने वर्तमान में यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया है, इसके संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के में दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य सरकार ने पानी और सिंचाई व्यवस्था को लेकर बड़ी और कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी कंपनी की कोताही बरतने पर उसका टेंडर निरस्त किया जाएगा और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई भी की जाएगी। जल शक्ति मंत्री ने साफ कहा कि बिना एनओसी के किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 1 सप्ताह के भीतर मिली शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। 8 से 22 मार्च के बीच जिन गाँव में 100% पानी की व्यवस्था पूरी हुई है, वहां उत्सव मनाने का भी निर्णय लिया गया है। जिलों में विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही बताया गया कि विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू हुए जल कार्य लगभग पूर्ण होने की कगार पर हैं। आज जल सारथी ऐप का लॉन्च भी किया गया है, जिससे जल संबंधी शिकायतों और सेवा की निगरानी बेहतर होगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता पूर्वक पूरा करें। आज बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र जल जीवन मिशन का समीक्षा बैठक था। सभी एक्सएनई को बुलाए गए थे, कंपनी वाले भी लोग आए थे। बुंदेलखंड में लगभग हमारी 42 सरफेस वाटर स्कीम है, 400 वास्ट ट्यूबवेल हमारे हैं। टोटल ग्राम पंचायत जो विलेज है जिनको जेजीएम के अंतर्गत लिए गए हैं वो 3644 है। रेगुलर वाटर सप्लाई 2898 में हो रहा है और लगभग 100% सप्लाई 1207 गाँव में और 90 से 100% की सप्लाई 820 गाँव में और 460 जो गांव है 80 के ऊपर सप्लाई है।
और रोड रेस्टोरेशन कहा जाए तो 8,153 किलोमीटर रोड खोदी गई, जिसमें 7,821 किलोमीटर रोड का रेस्टोरेंट हुआ है। इसी तरह बिंद में लगभग हमारी 21 सरफेस वाटर है और 140 ट्यूबवेल है। 2,891 विलेज कवर्ड होते हैं जेजेएम से। लगभग सर्टिफिकेट विलेज जो हैं और रेगुलर वाटर सप्लाई 2,170 ग्रामों में है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो